और उसने ये बोला था कि वो उसे उसकी लाइफ का सबसे अच्छा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने वाला है। वो और करण अपने कॉलेज टाइम से ही करीब 4 सालों से रिलेशनशिप में थे। करण की माँ कभी भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए रेडी ही नहीं। उसका सबसे अच्छा गिफ्ट है कि उसने अपनी वाइफ को मौत के घाट उतार दिया है और अब वो दोनों। हमारी आज की खोज शुरू होती है जब भोपाल पुलिस को एक कॉल आता है। ये एमपी का शहर भोपाल नहीं है, ये गुजरात का एक शहर भोपाल है। कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि उसके पड़ोस में लूटपाट की एक घटना हुई है और उस घटना में एक लेडी का मर्डर कर दिया गया है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और वो देखती है कि घटनास्थल एक फ्लैट है और उस फ्लैट का हॉल पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, जैसे कि कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। हॉल के बाद जब वो बेडरूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस लेडी की लाश मिलती है। वो बेडरूम भी हॉल की तरह ही पूरी तरह से बिखरा हुआ है, लेकिन सोना चांदी बेड पर ही पड़ा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये था कि ये लूटपाट के लिए किया ही नहीं गया था, या फिर इसका मतलब ये था कि चोर डर के मारे अपना सामान वहीं पर छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस को बेडरूम में जो डेड बॉडी मिलती है वो सोनी राज नाम की एक लेडी की थी और उसे गला दबाकर मारा गया था, क्योंकि उसके गले के आसपास अभी भी वो दुपट्टा लपेटा हुआ था जिससे उसका गला घोटा गया था। सोनी राज, कुछ ही महीनों पहले इसकी शादी करण राज नाम के एक आदमी से हुई थी और इस फ्लैट में दोनों ही साथ रहा करते थे। लेकिन अभी करण राज है कहाँ? पड़ोसियों से पता चला कि अपनी बीबी की ऐसी हालत देखकर करण राज वहीं पर बेहोश हो गया था और इसीलिए एक पड़ोसी ने उसे अपने घर पर ले जाकर रखा है। पड़ोसियों ने वारदात के बारे में आगे बताया कि ये वारदात उन्हें ऐसा लगता है कि सुबह करीब 7:30 से 8:30 के बीच हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह 7:30 बजे उस पड़ोसी का करण राज से मिलना हुआ था और तब तक सब कुछ ठीक था। करण राज कहीं बाहर जा रहा था और तकरीबन 1 घंटे बाद करण राज के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद की कहानी तो पुलिस को पूरी पता ही थी। पड़ोसियों के इस बयान के बाद पुलिस को इंतजार था तो करण के होश में आने का, और पुलिस को इंतजार ज्यादा देर करना नहीं पड़ा। लेकिन होश में आने के बाद भी करण की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी उसने पुलिस को बताया कि आज वैलेंटाइन डे था। यह 14 फरवरी 2003 की बात कर रहा हूं मैं। तो जब आज वैलेंटाइन डे था तो वो, उसकी वाइफ, उसका भाई और उसके भाई की वाइफ, ये चारों मिलकर डिनर का कुछ प्लान बनाने वाले थे और इसीलिए अपने भाई को इनवाइट करने के लिए करण सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकला था और तब सोनी ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। और जब करण अपने भाई को इनवाइट करके वापस आता है तो वो देखता है कि उसका सारा घर बिखरा पड़ा है और साथ में उसकी वाइफ मरी हुई है। करण से बात करने के बाद पुलिस ने उसके भाई वरुण और उसके माता पिता से बात की। वरुण उसी शहर में रहता था और उसने बताया कि हाँ, करण सुबह सुबह उसके घर पर आया था और उन्होंने वैलेंटाइन डे का प्लान भी किया। और उसके कुछ समय बाद ही उसके पड़ोसी से इस बारे में उसको फोन आया और करण के माता पिता एमपी के मंदसौर में रहते हैं और जैसे ही वरुण ने उन्हें इसके बारे में बताया, वो लोग तुरंत अपनी कार से यहाँ पर आ गए। यहाँ पर करण के परिवार वालों से बात करने के बाद पुलिस सोनी के परिवार वालों से भी बात करना चाहते थे, लेकिन वो उस हालत में नहीं थे कि वो उनसे बात कर सके और इसीलिए पुलिस ने करण को हॉस्पिटल भेजा और सोनी की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए। और अब उन्हें इंतजार था ऑटोप्सी रिपोर्ट का, जो कि अगले दिन मतलब कि 15 फरवरी को आने वाली थी। अगला दिन आया, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आई, लेकिन जो नहीं आई वो थी कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो पुलिस को पहले से पता था कि ये मर्डर दुपट्टे से गला दबाकर किया गया है। इसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट से ऐसी कुछ भी चीज नहीं मिल पाई जिससे कि पुलिस को कोई लीड मिल सके और वो अपनी खोज को एक दिशा देकर आगे बढ़ा सके। ऑटोप्सी रिपोर्ट से कुछ मदद न मिल पाने के कारण पुलिस ने अपनी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को रिज्यूम किया और उसमें उनका सबसे पहला काम था सोनी के माता पिता से बात करना। उन्होंने सोनी के माता पिता को अपनी एक आशंका जताई कि उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सोनी का मर्डर लूटपाट के उद्देश्य से ना किया गया हो, क्योंकि सामान चोरी हुआ ही नहीं है। पुलिस की इस आशंका पर सोनी के माता पिता ने उन्हें एक बात बताई और वो बात थी सोनी और उसके पति करण के रिश्ते के बारे में। उन्होंने बताया कि वो लोग केरला से बिलोंग करते हैं और इसीलिए जब उनके सामने एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जो केरला से बिलोंग करता है और गुजरात में ही रहता है, तो उन्हें वो रिश्ता बहुत पसंद आया। क्यों?
क्योंकि इससे सोनी के बैंक का जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होता था और इसीलिए उन्होंने करण से उसकी शादी करवा ली थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनी ने अपने घर वालों को बताया कि उसका पति उसे डाउरी के लिए परेशान करता है। इतना ही नहीं, सोनी ने अपने घर वालों को यह भी बताया था कि करण ने जबरदस्ती उसका और खुद का एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया था जिसमें सोनी की वो सैलरी डलवाता था और उस सैलरी को अपने मनमाने ढंग से खर्च कर दिया करता था। और जब ये बात सोनी ने अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वालों ने बोला कि नई नई शादी है, ऐसा होता है, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब सोनी के पेरेंट्स के इन बयानों ने पुलिस के दिमाग में एक शक पैदा कर दिया। शक कैसा? शक ऐसा कि अब करण के पास एक मोटिव तो था, हो सकता है डाउरी को लेकर या फिर पैसों को लेकर ही झगड़ा हो गया हो और उसके बाद करण ने उसका मर्डर कर दिया हो। पुलिस इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकती थी और इसीलिए उन्होंने दोबारा करण से पूछताछ करने का सोचा। लेकिन 16 तारीख को जब उन्होंने करण को पूछताछ करने के लिए बुलाना चाहा, तब उन्हें पता चला कि करण न तो हॉस्पिटल में है, ना अपने घर में है और ना ही कहीं और। करण गायब हो चुका था। अब पुलिस के सामने ये दुविधा थी कि ये करण अपनी पत्नी के दुख में गायब हुआ है या फिर वो गुनाह करके भागा है। पुलिस को ये चीज़ भी बहुत जल्दी समझ आ गई क्योंकि उन्हें ये पता चला कि 15 तारीख की शाम को ही करण ने वो जॉइंट अकाउंट जिसकी बात उसके माता पिता ने किए थे, वो वाला जॉइंट अकाउंट और सजनी का पर्सनल अकाउंट और खुद का भी अकाउंट खाली करके वहां से भाग निकला था। लेकिन करण जा कहां सकता है? इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए पुलिस ने उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए और उन रिकॉर्ड से वो उसके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत दूर तक ट्रेस हो नहीं पाया क्योंकि करण ने अपना फ़ोन बहुत जल्दी ही स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पहले बहुत बातें हुई है और मर्डर के बाद भी उस पर एक बार बात हुई थी। लेकिन वो नंबर है किसका? वो नंबर था एक मेहर नाम की लड़की का। और इसके बाद पुलिस मेहर से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक चीज समझ आती है कि मेहर बहुत ज्यादा ही डरी हुई है। मेहर ने पुलिस को बताया कि वो और करण अपने कॉलेज टाइम से ही करीब 4 सालों से रिलेशनशिप में थे। दरअसल बात ये थी कि करण और मेहर दोनों एक ही कॉलेज से फिजिकल एजुकेशन में पीजी कर रहे थे और दोनों ही बास्केटबॉल टीम में थे और वहीं से इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू भी हुई थी। लेकिन बात ये थी कि मेहर थी पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली और करण की माँ कभी भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए रेडी ही नहीं थी, इसीलिए दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच करण की शादी सोनी से हो गई और मेहर की भी शादी कहीं और जुड़ गई। लेकिन मेहर की शादी जुड़ी तो थी लेकिन वो बहुत जल्दी टूट भी गई और मेहर की शादी टूटने के कुछ दिन बाद 13 फरवरी को, मतलब कि मर्डर के एक दिन पहले, करण ने मेहर को कॉल किया था और उसने ये बोला था कि वो उसे उसकी लाइफ का सबसे अच्छा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने वाला है। मेहर को उस समय पता नहीं था कि वो क्या गिफ्ट है और 15 फरवरी को वो मेहर से मिलता है और वो बताता है कि उसका सबसे अच्छा गिफ्ट है कि उसने अपनी वाइफ को मौत के घाट उतार दिया है और अब वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। लेकिन मेहर अब तैयार नहीं थी। मेहर तैयार नहीं थी एक मर्डरर के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए। वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तब उसने करण को बोला कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, वो बस उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए और उसे नहीं पता अब करण कहाँ गया हुआ है। पुलिस को यह पूरी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल करण मेहर से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने मेहर और उसके फोन को सर्वेलेंस पर डाला और उन पर नजर रखनी शुरू की। मेहर के अलावा उन्होंने करण के माता पिता और उसके भाई इन पर भी नजर रखनी शुरू की। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया और करण कभी इन लोगों से कांटेक्ट किया ही नहीं। अब धीरे धीरे करके इस बात को 9 साल बीत चुके थे और 2003 से 2012 आ चुका था। 2012 में भी ये केस इसलिए जिंदा था क्योंकि सोनी के माता पिता हार मानने को तैयार ही नहीं थे और उन्हीं की जिद के चलते 2012 में ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। जब क्राइम ब्रांच ने ये केस लिया तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन 9 सालों में करण ने कभी भी अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की ही नहीं। हो सकता है उन्होंने ही कुछ मिस किया हो और इसीलिए उन्होंने हर एक इंसान को वेरीफाई करना शुरू किया जो इस केस से जुड़े हुए थे और इस चीज के लिए क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े हर इंसान के मोबाइल पर नजर रखनी शुरू की।
हर वो कॉल जो आया और हर वो कॉल जो गया उन्हें वेरीफाई करना शुरू किया और इस तरह क्राइम ब्रांच ने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नंबर्स को वेरीफाई कर लिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, सब कुछ वेस्ट। पुलिस को उन 1 लाख नंबर्स में कोई लीड तक नहीं मिली। जिस गर्मजोशी के साथ क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, बिना किसी लीड के वो केस फिर से ठंडा होता चला गया। लेकिन कहते हैं ना, उधर देर है पर अंधेर नहीं है, और देरी से ही सही, लेकिन अब इस केस की किस्मत बदलने वाली थी। एक नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इस केस की फाइल को पढ़ रहे थे, तब उन्हें ये तो समझ गया था कि इस केस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता था। लोकल पुलिस कहे या फिर क्राइम ब्रांच कहे, इन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी। इसका मतलब साफ था कि करण नाम का आदमी ढूंढा ही नहीं जा सकता था। और तब इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक थ्योरी दी, वो ये कि हो सकता है कि करण नाम का आदमी को इसलिए नहीं ढूंढा जा सकता क्योंकि करण नाम का आदमी हो ही ना। और अब ये केस मर्डर के अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट का भी बन चुका था। इसका मतलब करण अपनी पहचान बदलकर अपना जीवन यापन कर रहा था, इसलिए उसे नहीं ढूंढा जा सकता। लेकिन किस नाम से और कैसे? और इस कैसे को ही पता करने के लिए पुलिस ने अपना पर्सपेक्टिव बदला। पुलिस अब किसी करण नाम के आदमी को नहीं ढूंढ रही थी, पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जो मर्डर करके भागा है, जो किसी का बेटा है और जो किसी का भाई है। और इसी बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपने एक ऑफिसर को मंदसौर भेजा। आपको याद होगा, मंदसौर में करण के माता पिता रहते थे। मंदसौर में जाकर पुलिस को पता चला कि करण के पिताजी की डेथ कुछ सालों पहले ही हो गई थी, लेकिन उसकी माताजी अन्नमा अभी भी मंदसौर में ही अपने घर में रहती थी और इसीलिए वो ऑफिसर वहां पर पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा। अन्नमा के घर पेइंग गेस्ट बनने के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने वहां के पड़ोसियों से काफ़ी अच्छी जान पहचान कर ली थी और वो बीच बीच में अन्नमा के बारे में बात भी करते रहते थे। और पड़ोसियों से ही उन्हें पता चला था कि अन्नमा के 2 बेटे हैं। एक बेटा गुजरात में रहता है और दूसरा बेटा कहीं तो भी सदर्न इंडिया में रहता है, लेकिन किस स्टेट में और कहाँ ये नहीं पता है। और इसके अलावा उस अंडर कवर ऑफिसर ने कई बार अन्नमा का पीछा भी किया था जब वो सदर्न इंडिया गई थी। सदर्न इंडिया में वो केरला के एर्नाकुलम में एक रिट्रीट सेंटर में जाती थी और इसके अलावा वो बेंगलोर भी जाती थी, जहां पर अधिकतर वो एक लेडी से मिलती थी जो कि उसके साथ रिट्रीट सेंटर में ही थी। इसके अलावा अन्नमा बेंगलोर में एक यंग लेडी से मिलती थी जिसके 7 और 5 साल के 2 बच्चे थे। पुलिस को इस लेडी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था सिवाय इसके कि उसका नाम निशा है। पुलिस ने निशा के हस्बैंड के बारे में भी जानने की कोशिश की, लेकिन न तो सोशल मीडिया पे और न ही कहीं और उसके हस्बैंड की फोटो थी। पुलिस के जो अंडरकवर ऑफिसर थे, जब उन्होंने मंदसौर के पड़ोसियों से निशा की बात की तो उन्हें पता चला कि निशा उनकी भतीजी की बेटी है और निशा का जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है। इसीलिए ना तो वो ज़्यादा किसी से बातें करता है और ना ही सोशल मीडिया पे उसके कोई फोटोज़ या पिक्चर्स हैं। और पड़ोसियों से ये भी पता चला कि उसके हस्बैंड का नाम विवेक है। बस पुलिस को इतना पता था कि क्राइम ब्रांच ने जो 1 लाख नंबर्स को वेरीफाई किया था उसमें निशा का भी एक नंबर था और उस पर लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, लेकिन निशा एग्जैक्टली है कौन ये पुलिस वेरीफाई ही नहीं कर पाई। पड़ोसियों का ये बताना कि अन्नमा का बेटा सदर्न इंडिया में कहीं रहता है, अन्नमा का बार बार केरल और बेंगलोर जाना और इसके अलावा निशा का मिस्टीरियस पति, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी कि हो ना हो ये मिस्टीरियस पति करण ही है। और पुलिस इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके वेरिफिकेशन से पहले ही पुलिस को एक नई लीड मिलती है। अन्नमा के फ़ोन पर बेंगलोर से एक लैंडलाइन से कॉल आया था। ये कॉल पहली बार किया गया था, लेकिन बेंगलोर से क्यों? और जब पुलिस ने उस नंबर को वेरीफाई किया तो उन्हें पता चला कि ये नंबर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक आईटी कंपनी का है। अब पुलिस के पास एक नहीं 2 लीड्स थी। पहला निशा और उसका मिस्टीरियस पति जिसका नाम विवेक बताया जा रहा था, और दूसरा ओरेकल के लैंडलाइन से कॉल आना। पुलिस ने ओरेकल वाली लीड को परसीव करने का प्लान बनाया और इसके लिए वो ओरेकल के एचआर डिपार्टमेंट से मिलते हैं और वहाँ पर वो पता करते हैं कि क्या करण नाम का कोई आदमी यहाँ पर काम करता है, लेकिन करण नाम का ऐसा कोई आदमी था ही नहीं। और तब पुलिस ने वहाँ पर दूसरा नाम बताया, विवेक। और तब एचआर डिपार्टमेंट ने एक विवेक नाम के आदमी की प्रोफाइल पुलिस को बताई जिसमें उसकी फोटो भी डली हुई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि पुलिस के पास जो फोटो था करण का वो 15 साल पुराना था,
पुलिस आइडेंटिफिकेशन के लिए और कुछ पुख्ता चीज चाहती थी और वो पुख्ता चीज उन्हें उस केस फाइल में ही मिली। वहां से पुलिस को पता चला कि सोनी के पेरेंट्स ने पुलिस को बताया था कि करण को एक बार बास्केटबॉल खेलते खेलते उसके रिंग फिंगर में चोट लग गई थी और तब से उसकी रिंग फिंगर बैंड ही नहीं होती थी। बस फिर क्या था, इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस सिविल ड्रेस में उस क्यूबिकल तक जाती है जहां पर बैठकर करण उर्फ विवेक काम कर रहा था। पुलिस उसको कंधे पर हाथ रखती है और उसे बुलाती है। करण अपनी जगह से खड़ा होता है और पुलिस उसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। करण भी ये कहते हुए हाथ आगे बढ़ा देता है कि उसने पहचाना नहीं कि वो कौन है। हाथ मिलाते ही पुलिस ये चेक कर लेती है कि उसकी रिंग फिंगर बैंड हो रही है या नहीं, और वो रिंग फिंगर बैंड नहीं होती है। इसके बाद पुलिस कहती है, हेलो करण, इट्स ओवर, लेट्स गो। करण, ये नाम सुनते ही विवेक बने करण के तोते उड़ गए और 18 साल से चले आ रहे अपने इस नाटक के खत्म होने के बाद करण बिना किसी रेजिस्टेंस के पुलिस के साथ चल पड़ता है। वो बस पुलिस से एक सवाल बार बार पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे ढूंढा कैसे। लेकिन पुलिस के पास करण के लिए एक और सवाल है कि आखिर ये विवेक है कौन और तुमने उसकी आइडेंटिटी कैसे चुराई। तब करण पुलिस को बताता है कि 15 फरवरी को जब महर उसे मना कर देती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती है, तब वो वहाँ से भाग निकलता है और सबसे पहले वो अपने कॉलेज के समय के एक जूनियर के पास जाकर रुकता है जो अभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए एक रूम रेंट पर लेकर रह रहा था। वहाँ जाकर वो कुछ दिन उसके साथ बिताता है और वहाँ पर उसे उसके डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उसके जूनियर का नाम ही विवेक। वो उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चुरा लेता है और उसके बेसिस पर वो अपने लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड और ये सारी की सारी चीज़ें बनवा लेता है। इतना ही नहीं, वो इस फेक पासपोर्ट के बेसिस पर 3 बार यूएसए भी होकर आया था। इसका मतलब उसने जो आइडेंटिटी थेफ्ट किया था वो इतना सही था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। और उसे जब भी अपने माता पिता से मिलना होता था वो केरला के उस रिट्रीट सेंटर में उनसे मिल लिया करता था। अब अन्नमा को करण के ठिकाने के बारे में शुरू से ही पता था और वो शुरू से ही उस रिट्रीट सेंटर में उससे मिला करती थी। लेकिन जब उसके पिता उसे पहली बार मिलते हैं तब वो इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि हार्ट अटैक के कारण उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और करण के इस जवाब के साथ खत्म होते हैं पुलिस के सवाल और उन सवालों के साथ खत्म होती है 18 साल से चली आ रही ये खोज। आप मुझे बताइए कि आपको ये खोज कैसी लगी। क्या इसने आपके अंदर के खोजी को बाहर निकालने का काम किया? क्या इसने आपके क्यूरियस माइंड को और ज्यादा क्यूरियस बना दिया? यदि ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हम इसी तरह की खोजें हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो अपने अंदर की खोजी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई खोज के साथ।